सोने को जमीन के अंदर छिपा के रख दो, छिपा के रख दो, छिपा के रख दो। क्यों? इसलिए तुमको छिपा के रखा जाता, लगता है कि तुम्हें दिन में डर लगता है। किसके समान डर लगता है? दिवांध उल्लू के समान। उल्लू दिन में डरता दुबका बैठा रहता है, चुपक के बैठा रहता है, कहीं किसी की नजर पड़ ना जाए, कहीं किसी की नजर पड़ ना जाए। दिन में चुपचाप बैठा रहता है, और जैसे ही दिन निकलता है, रात आती है, उल्लू को सब दिखने लगता है, सब दिखने लगता है। तो क्या कहा जा रहा स्वर्ण से, स्वर्ण कलश से, हे स्वर्ण कलश, यथार्थ में तुम सवर्ण होते तो फिर वह दिनकर का दुर्लभ दर्शन प्रतिदिन क्यों ना होता तुम्हें? हो सकता है दिवांध सम प्रकाश से भय लगता हो तुम्हें, इसीलिए तो बहुत दूर भूगर्भ में गाड़े जाते हो तुम। संभव है रसातल में रस आता हो तुम्हें, संभव है रसातल में रस आता हो तुम्हें। तुम्हारी संगति करने वाला, तुम्हारी संगति करने वाला प्रायः दुर्गति का पथ पकड़ता है। तुम्हारी संगति करने वाला प्रायः दुर्गति का पथ पकड़ता है। यह कहना असंगत नहीं है, मतलब ठीक ठीक कहा गया है। तुम्हें देखने मात्र से बंधन से साक्षात्कार होता है। तुम्हें देखने मात्र से बंधन से साक्षात्कार होता है। बंधनबद्ध बंधक भी हो तुम, बंधनबद्ध, बंधनबद्ध तुम दूसरे को बंधन में डालते हो, स्वयं बंधन में रहते हो। बंधक भी हो तुम, बांध करके रखे जाने वाले हो तुम। बंधनबद्ध बंधक भी हो तुम, सौ और पर के लिए, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। सोना रखा जाएगा तो बांध करके रखा जाएगा, और जो सोना ज़्यादा रखेगा उसको भी बांध करके हाँ, उसको भी बांध करके रखा जाएगा। अब स्थिति क्या बनने लगी है देश में लोगों के सामने? जब नोटबंदी हुई तो लोगों ने सोचा बंद हो रहे, बंद हो रहे, क्या करो क्या करो क्या करो? तो उन्होंने कहा गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, गोल्ड खरीद लो। खूब सारा गोल्ड उठ गया मार्केट से। पैसा निकाल दो, पैसा निकाल दो, गोल्ड ले आओ, पैसा बंद हो जाएगा। इस तारीख के बाद में नोट कागज के हो जाएंगे, या तो बैंक में जमा कर दो। बैंक में जमा करेंगे तो पता लग जाएगा कितना आया, कहाँ से आया, कितना आया। क्या करो, गोल्ड खरीद लो। तो उन दिनों में जब नोटबंदी हुई, पूरे देश में बहुत गोल्ड उठा मार्केट से, सब तरफ से। अब गोल्ड तो बहुत उठ गया, लेकिन कहाँ गया, किसके पास गया, पता नहीं। कहाँ गया, किसके पास गया, पता नहीं। सरकार की नज़र में आ गई बात पकड़ में आ गई कि गोल्ड बहुत उठा है पूरे देश में मार्केट से, और पता है ही नहीं कहाँ किसने लिया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब क्या नीति बनाना शुरू कर दी? नीति लगभग बनी गई है, डिक्लेयर ही होना है, डिक्लेयर कर भी दी लगभग, कि आपके पास में जितना है आप शो कर दो, बता दो, जितना भी है बता दो, जितना है बता दो, जो उसमें जितना टैक्स वैक्स है वो आप भर दो, नंबर 1 का तुम्हारा हो जाएगा। टैक्स भर दो, नंबर 1 का हो जाएगा। और यदि आपने नहीं बताया और नंबर 1 में नहीं कराया, तो फिर जहाँ जहाँ स्थान है वहाँ वहाँ जाएंगे, निकलेगा, फिर तुम्हारे को मिलने वाला नहीं। तो अब क्या होगा? अब सोने की स्थिति ऐसी है, सोना स्वयं बंध के रहता है, और ज़्यादा संग्रह करो तो बांध करके रखता भी है। आपके पास में जितना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अपना खूब रखो, पहनो भी खूब। उन्होंने ये निश्चित कर दिया है कि एक व्यक्ति के लिए कितना,
एक व्यक्ति को इतने तक वो रखे, उसमें कुछ नहीं, उसमें टैक्स वैक्स का कोई काम नहीं। एक व्यक्ति अपने पास इतना रख ले, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा रखो, बता दो, टैक्स भर के नंबर 1 का करा लो। और यदि आपने बताया नहीं, तो जहां जिसकी यहां जितना मिलेगा सब सरकारी खजाने में, और आपको भी कन्हैया जी के जन्म स्थान में कन्हैया जी के जन्म स्थान, कन्हैया जी का जन्म स्थान कहाँ है? कन्हैया जी का जन्म स्थान कहाँ है? कन्हैया जी की जन्मभूमि, हाँ, कन्हैया जी की जन्मभूमि है, तो वहां तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? खूब रख लेते हैं लोग और पता ही नहीं पड़ता है। अच्छा, मेहनत करके अपने लिए रखने वाले को कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत की है तुमने, अपने आभूषण हैं, ये हैं, वो हैं, वो तो सभी रखते हैं। जितना नियमानुसार उतना खूब रख लो। लेकिन जो अपनी ब्लैक मनी वाइट करना चाहते हैं, ये है नंबर 2 को नंबर 1 में करना चाहते हैं, वो ऐसे रास्ते अपनाते हैं। सरकार परेशान होती है, सरकार नियम बनाती है, दूसरी तरफ से तोड़ दिए जाते हैं। सरकार करे क्या? पर कहीं ना कहीं तो सब देखना पड़ेगा ना। तो ऐसा है, इसलिए क्या कहा जा रहा है सोने के लिए कि संभव है रसातल में रस आता हो तुम्हें, तुम्हारी संगति करने वाला प्रायः दुर्गति का पथ पकड़ता है। यह कहना असंगत नहीं है। तुम्हें देखने मात्र से बंधन से साक्षात्कार होता है। बंधन बद्ध बद्धक भी हो तुम सौ और पर के लिए, परतंत्र जीवन की आधारशिला हो तुम। क्या? परतंत्र जीवन की आधारशिला हो तुम, पूंजीवाद के अभेद दुर्गम किला हो तुम। पूंजीवाद, 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 जो जिस पूंजीवाद की वजह से आम नागरिक सामान्य जन बहुत परेशान होते। ये जो अंग्रेजों के समय भी समझ लीजिए ये चलता था ना, क्या चलता था, जमींदार आदि आदि, तो ताकतवर आदमी को बना दिया जाता। वो ताकतवर आदमी वसूलता रहता सबसे पूरी जितना उसका वो रहता है, और फिर राजाओं को टैक्स देता रहता, राजाओं को टैक्स देता रहता। तो वसूली बहुत निर्ममता से करते थे, अन्यथा पूरा का पूरा तुम्हारा हड़प लेंगे, जब्त कर लेंगे। तो ऐसे ये सब भी चलते आए। पूंजीवाद मतलब संपन्न लोगों की पूछताछ, बाकी सामान्य जन की कोई पूछ-पाछ नहीं, इसको पूंजीवाद कहते हैं। तो परतंत्र जीवन की आधारशिला हो तुम, पूंजीवाद के अभेद्य दुर्गम किला हो तुम, और अशांति के अंतहीन सिलसिला, अशांति के अंतहीन सिलसिला। हे स्वर्ण कलश, एक बार तो मेरा कहना मानो। हे स्वर्ण कलश, एक बार तो मेरा कहना मानो, कृतज्ञ बनो इस जीवन में, कृतज्ञ बनो इस जीवन में। माँ माटी को अमाप मान दो, माँ माटी को अमाप, अमाप जिसका कोई माप नहीं है, ऐसा मान दो। माँ माटी को अमाप मान दो। मात्र माँ माँ नाम लो अब, मात्र माँ माँ नाम लो अब। पायस का साहस इसके आगे नहीं होता देख, पायस का साहस इसके आगे नहीं होता देख। यह लेखनी कुछ और कहने को उद्यमशीला होती है कि ये सारे बिंदु जो चल रहे हैं ये आचार्य श्री के अपने चिंतन हैं, समसामयिक चिंतन है। लेखक कवि जो होता है वह प्रसंगों को समझ करके देश काल की परिस्थितियों के वातावरण का अध्ययन करते हुए अपने विचारों को, अपने अनुभव को लेखनी में लिखता है। इसलिए साहित्य को क्या कहा जाता है?
साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य क्या होता है? समाज का दर्पण होता है। दर्पण में सब चीज़ें दिखाई देती हैं, साहित्य में भी देश की सभी परिस्थितियां दिखाई देती हैं और लेखनी पर, साहित्य पर देश काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। दक्षिण भारत का कोई राइटर होगा तो उसके लेखन में दक्षिण भारतीयता आएगी ही आएगी। उत्तर भारत का कोई राइटर होगा तो उत्तर भारत की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो रीति रिवाज हैं, उसकी लेखनी में आएंगे ही आएंगे। मान लो महाराष्ट्र का लेखक कोई लिखता है महाराष्ट्र में बैठ के, तो मराठी उसके रीति रिवाज उसके साहित्य में जुड़ेंगे। पंजाब में रह करके यदि कोई राइटर लिखता है तो पंजाबी कल्चर उसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि वो उसमें रचा पचा है। और ऐसा एक बार हुआ, एक बड़ा उपन्यास लिखा और उपन्यास लिखते लिखते उसने जो भी अपनी थीम बनाई, जो भी कहानी बनाई, तो वो राइटर था दक्षिण भारत का, समुद्री किनारे तमिलनाडु तरफ का था। उसने उपन्यास लिखा। उसके उपन्यास में जो नायक वगैरह था, उसकी कथा कैलाश पर्वत की ओर गई। अब कैलाश पर्वत का उसको वर्णन करना था, तो कैलाश पर्वत का उसने वर्णन तो किया, लेकिन कैलाश पर्वत पर उसने नारियल के बड़े बड़े झाड़ लगा दिए। अब ये चीज किसी को समझ में नहीं आई। बहुत समय निकल गया, लोग पढ़ते रहे, कहानी चलती रही, उस पर वार्ताएं चलती रही, ये होता रहा वो होता रहा, लेकिन किसी ने बात पकड़ी। भाई यार, ये हिमालय का वर्णन कर रहा है और हिमालय में नारियल के झाड़ लगा रहा है, मामला क्या है ये? हिमालय में तो नारियल होते नहीं, नारियल तो समुद्री किनारे होते, वो तो बर्फीला पहाड़ है, वहाँ नारियल कैसे होंगे? तो हिमालय में नारियल कैसे लग गए, नारियल के झाड़ कैसे आ गए? तो विचार करते 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 किसी का ध्यान गया, और मामला ये है कि राइटर तो तमिलनाडु तरफ का है, समुद्री किनारे का इलाका है, रोज सैर सपाटे में वो समुद्र के किनारे झाड़ नारियलों के देखता रहा, तो जो देखता रहा उसने हिमालय में भी डाल दिए। तो वो जो देखता रहता है वो अपनी भाषा में लिख देता है। जैन आचार्यों ने जितने भी श्रावकाचार लिखे हैं, उन श्रावकाचारों में सिद्धांत वृत्तों का, प्रतिमाओं का, संलेखना का, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, तो सब एक जैसा ही है। लेकिन बाकी कुछ चीजें जो जुड़ी हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ये खाना, ये नहीं खाना, आदि आदि इसमें, और फिर यदि ऐसा तो ऐसा करो, ऐसा तो ऐसा करो, तो ये जो चीज़ें जुड़ती हैं वो लेखक मुनि आचार्य जिस प्रदेश में रहते हैं उस प्रदेश के कल्चर के अनुसार, वहाँ जो चलन होता है उसके अनुसार वो श्रावकाचार में लिख देते हैं। इसलिए 36 प्रकार के श्रावकाचारों में सैद्धांतिक बातें सब एक जैसी हैं, लेकिन जो समझ लो समाज के रीति रिवाज हैं या समाज की कुछ क्रियाएं प्रतिक्रिया, उनमें कुछ कुछ अंतर दिखाई देता है। आचार्य श्री ने मूक माटी लिखी है, तो मूक माटी में भी कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहां पर राइटर का दक्षिण भारत का होना साबित करता है। मूक माटी में भी ऐसे संदर्भ हैं जिन संदर्भों से यह सिद्ध किया जा सकता है बिना परिचय के भी कि ये राइटर दक्षिण भारत के हैं। क्यों? उन्होंने उस तरह से जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने उस तरह का समझा है, बहुत सारी चीज़ वो उनका ध्यान ना भी हो, उस तरफ उनका ध्यान ना भी हो तो भी वो उसमें प्रसंग में वो जुड़ता है, क्योंकि अनुभव प्रारंभिक रहते हैं। हालांकि दक्षिण भारत के होने के बाद भी आचार्य श्री ने हिंदी भाषा में इतने अच्छे तरीके से लिखा है और हिंदी के प्रयोगों को भी इतने अच्छे तरीके से किया है कि उत्तर भारत का राइटर भी ऐसा नहीं लिख सकता।
उत्तर भारत का राइटर भी इतने अच्छे तरीके से नहीं लिख सकता है जितने अच्छे तरीके से दक्षिण भाषा भाषी होकर के भी आचार्य श्री ने मूक माटी में साहित्यिक रूप में भाषा का प्रयोग किया है। पर इसके बावजूद भी भाषा का प्रवाह, भावों का प्रवाह होते हुए भी दक्षिण की टोन, दक्षिण का कोई कल्चर, दक्षिण के कोई रीति रिवाज मूक माटी में कहीं कहीं पर हैं। वो तो वही पकड़ सकता है जो उस नज़र से, जो उसमें घुस करके समझता है या समझने की कोशिश करता है, वही पकड़ सकता है। ये चर्चा चल रही कि पायस का साहस इसके आगे नहीं होता। देख, यह लेखनी कुछ और कहने को उद्यमशीला होती है कि हे स्वर्ण कलश, गुणियों का गुणगान करना तो दूर, निर्दोषों को सदोष बताकर अपने दोषों को छिपाना चाहते हो तुम। लेखनी और कह रही है कलश से, क्या कह रही है? हे स्वर्ण कलश, गुणियों का गुणगान करना तो दूर, निर्दोषों को सदोष बताकर अपने दोषों को छुपाना चाहते हो तुम। संत पर आक्रोश व्यक्त करना, संत पर आक्रोश व्यक्त करना, समता का उपहास करना, सेठ का अपमान करना आदि आदि। क्या? संत पर आक्रोश व्यक्त करना, समता का उपहास करना, सेठ का अपमान करना आदि आदि ये अक्षम्य अपराध हैं तुम्हारे। सोने का कलश गर्म क्यों हो गया? गर्म क्यों हो गया? गर्म इसलिए हो गया कि दुनिया तो हमको सिर पर रखती है, दुनिया तो हमारे पीछे लड़ती झगड़ती है, दुनिया तो हमें पाने को लालायत रहती है। और ये कैसे तुम्हारे अतिथि आए कि जिनने हमारे को महत्व ही नहीं दिया। सेठ ने उठाई थी झारी, देना चाहा, सेठ ने उठाया कलश, देना चाहा। सोना चांदी तांबा स्फटिक सबके बर्तन थे, सब में बढ़िया बढ़िया चीजें रखी थीं, कुछ भी स्वीकार नहीं किया। और माटी का कुंभ उठाया और पानी देना शुरू किया, पानी ले लिया। सरासर अपमान है हमारा, स्वर्ण का अपमान है। अपमान है तो हम क्यों नहीं तमतमाएंगे, क्यों नहीं गुस्सा आएगी? तो महाराज जी जब तक रहे तब तक तो कुछ नहीं बोला महाराज जी जब तक रहे तब तक तो कुछ नहीं बोला, उसके बाद में फिर बोलना शुरू कर दिया।